नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी की दूसरी क्लास यानी कि पार्ट 2 होने वाला है जीव विज्ञान का। और जो पहला पार्ट हमने आपको कराया है वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों के द्वारा कमेंट आ रहे थे कि सर वहाँ पर काफ़ी आपने नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं, सरल क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम यहाँ पर जो टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसमें हम आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर जेरेंटोलॉजी। तो जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसको बच्चों बोला जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑर्निथोलॉजी की, ये क्या होता है, तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? अस्थियों का। तो अस्थियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और बात करें जेरोंटोलॉजी की, तो जो बुढ़ापा आता है ना मनुष्य में, वो जो उसके कारक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में। ठीक है, समझ में आ गए आपको चारों ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो बताइएगा कि रात्रिचर जो है प्रायः किस ग्रुप के जंतु यहाँ पर होते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये जो है रात्रिचर प्राय जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो तना नहीं है ये आपको देख लेना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तना नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि तीन इसमें आपको तने के उदाहरण दिए गए होंगे और एक इनमें से तना नहीं होगा। ठीक है, तो गन्ना जो है ये तने का उदाहरण है, अदरक भी तने का उदाहरण है, आलू भी तने का उदाहरण है, लेकिन जो शकरकंद है ये तने का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये जड़ का उदाहरण होता है शकरकंद। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि कोनैन जो है ये मलेरिया के इलाज में आती है, और सिनकोना पादप के किस भाग से ये जो है आती है। तो ये आती है सिनकोना नामक जो पादप होता है उसकी छाल से जो है ये दवा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम प्राप्त किससे किया जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अफीम जो है ये बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यानी कि सेल जो होती हैं उनका जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, तो ये आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किसका होता है ये आपको बताना है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या फिर जल का। तो जो अधिकतम भार होता है बच्चों ये होता है जल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे हमारा शरीर होता है तो उसमें जो अधिकतम भार होता है वो जल से बना होता है। ठीक है, इसकी मात्रा लगभग 2 से 3 तिहाई तक यहाँ पर जो है पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारे शरीर में जो भार होता है
उसमें जो पानी होता है वो लगभग से 60 टू 70% जो है हमारे शरीर में जल पाया जाता है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोशिका द्रव है, ऊतक है, ठीक है? ऊतक द्रव होता है, रुधिर होता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है? उसमें जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर भी पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे आपने मूत्र में देखा होगा, ठीक है? वो भी एक तरीके से जल होता है। स्वेद यानी कि जो पसीना निकलता है, तो वो भी एक तरीके से जल के रूप में निकलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो जल का भार होता है वो हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? कई बार ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इसको आप अब गलत मत करिएगा। तो सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये होती है स्टेपीज, और ये पाई जाती है हमारे कान में। ठीक है? और सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है फीमर, और ये हमारी जांग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, जिसको हम फीमर बोलते हैं, और ये होती है सबसे छोटी हड्डी जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये मुख्यतः किससे बनती हैं? यानी कि रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये बनती हैं कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है? अगर बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, तो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर ये जो है हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी। और इनका जो जीवन काल होता है वो 100 टू 120, ठीक है, डेज का होता है। ये भी बात आपको पता होगी। और प्लीहा जो है वो पुरानी जो रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि जो प्लीहा होता है आपका, ये आरबीसी को नष्ट करने का काम यहाँ पर करता है, जो पुरानी आरबीसी हो जाती हैं। ठीक है? और आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी का लाल रंग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन होता है? तो यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो सर्वदाता होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो सभी को पता होगा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है? तो बताइएगा कि वह क्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कई बार क्वेश्चन ये हम आपको करा चुके हैं, विटामिन का पूरा पार्ट हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया था। तो विटामिन सी का सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कच्चे एवं ताजे फल। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू, संतरा हो गया, इनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है? अगर बात करें दूध की, तो दूध में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है? विटामिन B12 भी मिल जाएगा इससे, विटामिन डी मिल जाएगा, और विटामिन के मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दूध से प्राप्त हो जाएंगी। घी में बात करें तो घी में आपको वसा प्राप्त होगी। और अगर दालों में बात करें तो दालों में प्रायः जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है? तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, तो ये यहाँ पर गलत है। ये जो है जनन शक्ति का कम हो जाना, ये विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। ठीक है? और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इसमें होता है रिकेट्स नामक रोग, यानी कि सूखा रोग। ये आप लोग याद रखिएगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो है लौह प्रचुर मात्रा में किस फल में यहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है बच्चों एक आवृत बीजी पौधे में, और इनमें से आवृत बीजी पौधा कौन सा है, आपका करौंदा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस फल में जो है क्या होता है कि विटामिन सी तथा लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी का काम होता है ये घाव भरने में बहुत ही उपयोगी होता है, और हमारे रक्त के जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसमें ये जो है पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो बताइएगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताइएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, या फिर सोयाबीन के दाने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। तो सोयाबीन के दाने में जो है सर्वाधिक यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है लगभग 40% तक। ठीक है, लगभग 40% तक जो प्रोटीन है वो यहाँ पर सोयाबीन के दाने में पाई जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो सोयाबीन है ये दलहनी एवं तिलहनी फसल होती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर सोयाबीन का होता है। क्लियर। अगर बात करें यहाँ पर जो सोयाबीन है इसमें और क्या क्या होता है, तो 40% तो यहाँ पर प्रोटीन हो गई आपकी, और इसी में बात करें तो 20 से 23% तक, 20 से 23% तक इसमें वसा भी पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 30% तक इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के बाल एवं नाखून यहाँ पर होगा, ये गलत टाइपिंग है। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो बताइएगा आप लोग बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसमें होता है बच्चों कौन सा, केराटिन नामक एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है, या फिर कैल्शियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको बता दें कि प्रमुख रूप से 4 तत्व यहाँ पर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनमें से आता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और एक आता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 4 तत्व आपके पाए जाते हैं। अब इनकी मात्रा में थोड़ा हम यहाँ पर वर्णन कर लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये आपका 65% तक पाया जाता है। क्लियर। कार्बन की बात करें तो 80% तक यहाँ पर पाया जाता है। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजन की तो 3% तक पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो लगभग 10% तक यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 तत्व आपके पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है। तो बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गाय का दूध है वो पीले सफेद रंग का क्यों होता है। अगर बात करें दूध में, तो दूध में एक आपका कैसीन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, कैसीन नामक एक जो प्रोटीन उपस्थित होती है, इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है आपका सफेद रंग का होता है। और अगर बात करें गाय के दूध का जो कलर होता है वो हल्के पीले रंग का क्यों होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण,
कैरोटीन के कारण। तो यहाँ पर ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पर कैसीन भी होगा इसमें और कैरोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन का जो फार्मूला होता है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला होता है C40O56। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, C40O56। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बताइएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो बताइएगा, किसमें कोबाल्ट होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है विटामिन B12 में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ यहाँ पर हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया गया है स्रावित ग्रंथियां, यानी कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसको देखिए हम ट्रिक से कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं पता है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं पता है, थायरॉक्सिन हमें यहाँ पर पता है। कैसे पता है? थायरॉक्सिन का जो संबंध होता है, ये जो स्रावित होती है, ठीक है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ये होती है थायराइड से। यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड से यहाँ पर स्रावित होता है। तो यहाँ पर हमने था यहाँ पर देखा और था यहाँ पर देखा, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सी का जो मेल होगा ये 1 नंबर से हो जाएगा। यहाँ पर अब आप ऑप्शन में देखिएगा, सी का 1 किस में दिया गया है? तो ये यहाँ पर दिया गया है सी का 1, और एक यहाँ पर सी का 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सी का दूसरा है और यहाँ पर सी का तीसरा है। तो ऑप्शन सी और डी तो सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो गए। क्लियर। अब आपको फाइनल करना है कि ए और बी में कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम नीचे आए तो हमने देखा कि इंसुलिन जो है ये हमारा कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे से। तो अब देखिएगा कि जो आपका डी है इसमें दूसरा किसमें दिया है? तो यहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरा है। ठीक है, तो अभी भी कंफ्यूजन है। अब बात करना है प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये क्या होता है कि हार्मोन ये जो होता है बच्चों, ये महिलाओं के जो मासिक धर्म और गर्भावस्था होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे से, यानी कि गर्भाशय से। तो ए का तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो ये मुख्यतः जो है पुरुषों के वीर्य कोष में स्रावित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है ग्लूटेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन है वो है आपका विटामिन B6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी ने यहाँ पर इसको किया भी होगा, पहले सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा है दंतवल्क, फिर है डेंटिन, फिर है सीमेंटम। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत भाग जो होता है, कठोर भाग होता है हमारे शरीर का, वो होता है इनेमल। क्या होता है बच्चों? इनेमल। तो इनेमल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो तो दिया नहीं गया है। इनेमल होता है इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका हिंदी वर्ड होता है दंतवल्क। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया अब? तो यहाँ पर इनेमल भी दिया जा सकता है और दंतवल्क भी दिया जा सकता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एजोला क्या है? तो एजोला आपको बताना है कि ये क्या है। एजोला जो होता है ये एक जलीय फर्न होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सील या फोका किस जाति का है? सील या फोका जो है वो किस जाति का है, ये आपको बताना है।
तो सील या फोका जो होता है ये होता है हमारा स्तनपायी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बेमेल आपको यहाँ पर छांटना है। सबसे पहला है फिजियोलॉजी, ये संबंधित है आपका जीव विज्ञान से। साइकोलॉजी क्या होता है, ये होता है मनोविज्ञान। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइकोलॉजी जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। बाकी जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों के तीनों आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बच्चों सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मधुमक्खी पालन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी पालन होता है ये एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फूल फल या जो सब्जी होती हैं, फूल हो गया या फल हो गया, ये सब्जी उत्पादन हो गया, ये आता है आपका हॉर्टिकल्चर से। पिसीकल्चर किसको बोला जाता है? तो ये होता है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? आगे यहाँ पर अब विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होती है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है बी और सी। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी नामक रोग, डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और यहाँ पर अब दिए गए हैं रासायनिक नाम। ट्रिक दी गई है रथ एक टॉफी। यहाँ पर रथ एक टॉफी इस तरीके से लिखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रासेरेटिनॉल, बी का हो जाएगा थाइमीन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्यूनॉन। ठीक है, समझ में आ गया? तो रथ एक टॉफी ये आपकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर अब इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।